फारूक शाह साहब का असेंबली इलेक्शंस में सीधा मुकाबला किस पक्ष से या किस व्यक्ति से रहेगा? असल में देखा जाए तो हम किसी को भी हमारा मुकाबिल मानते नहीं, जो कॉम्पिटिटर ही नहीं मानते। हदीस पाक का मफहूम है इन्नमल आमालु बिन्नियात। अगर हमारी नियत सही है तो अल्लाह पाक की मदद रहेगी, और मेरी नियत थी कौम और समाज की खिदमत करने की। अल्लाह का शुक्र है अब तक मैंने 1300 करोड़ के लगभग फंड मेरे शहर के लिए मंजूर करके लिया, और मैं समझता हूँ कि सभी समाज के लोग, सभी समुदाय के लोग मुझे वोटिंग करेंगे, इसलिए मुझे कोई भी अपना मध्य मुकाबिल नज़र नहीं आता। असल में मैं जब जाता हूँ तो असद साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और वो खुद मुझे मेरे काम गिनवाने लगते हैं, और वो बोलते हैं हमेशा कि फारूक भाई तुमने बहुत अच्छे काम किए, तुम हमारे मॉडल एमएलए हो, ऐसा अवैसी साहब बोलते हैं जी। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के आप बयानात सुनिए, वो कभी किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन अगर हमारे मजहब की हिमायत में बोलना अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह हम एक ने 1000 बार करें। आप सबसे गुजारिश है, अभी आप लोग जो चैनल देख रहे हैं उसको आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, आदाब। विधानसभा चुनाव का सफर हम लोगों का कई दिनों से रवा दवा है, और इसी ज़िमन में हम लोग कई सारे इलाके भी घूम चुके हैं। पिछले एपिसोड्स अगर आपने देखे होंगे तो आप जानते हैं कि हम लोग लगातार विधानसभा चुनाव की पल पल की खबर, साथ ही में जनता क्या सोच रही है और जनता का क्या कहना है, वो सारी खबरें आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही में वो सारे चेहरे, वो सारी शख्सियतें जो किसी तरह का बदलाव या फिर तब्दीली पैदा कर सकती हैं राजनीतिक मैदान में, उनके भी ख्यालात आपके सामने हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी सफ़र का आज एक नया मोड़, बहुत ही खास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब फारूक शाह साहब। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और इसी सवाल के साथ शुरू करूँगा सर कि अभी धुले शहर में मजलिस का एजेंडा क्या रहेगा और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? जैसा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मतदार संघ है, इसमें तरक्याती काम पिछले 50 सालों में बिल्कुल नहीं हो पाए थे जी। और शहर की आवाम जो है इसको बहुत ज़्यादा यानी तवक्को है कि भाई हमारे शहर में भी तरक्याती काम होने चाहिए। उसके साथ साथ एक दूसरा एजेंडा ये है कि भाई जो शहर में जातिवाद चल रहा है उसको ख़त्म किया जाए। उसी एजेंडे को लेकर हम निकले थे। पिछले 5 सालों में मैंने इतने तरक्याती काम किए, न सिर्फ मुस्लिम इलाकों में बल्कि हर तबकात के लोग, जैसे दलित भाई, हिंदू भाई, ईसाई, सिख, आदिवासी, सभी लोगों के इलाकों में मैंने काम किए, और काम की निस्बत पर अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर से जातिवाद को ख़त्म करने की हमने पूरी कोशिश की है। जी सर, हम लोगों ने जब यहाँ पे पब्लिक रिव्यू किया था तो काफ़ी सारे लोगों के ज़बान पर आपके काम का चर्चा तो था ही। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो मेरे दिमाग में आता है, आमतौर पे होता ही है कि राज्य में जिसकी सरकार होती है और किसी तालुके में, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई और व्यक्ति किसी और पक्ष से चुनकर आता है, तो वहाँ पर बजट के लिए एक मिसकम्युनिकेशन हो जाता है बीच में, दरमियान में, क्योंकि कहा जाता है कि राज्य में जिसकी सरकार अगर वो आपके पार्टी से नहीं है तो उनके पास से जो बजट है वो लेना उतना आसान नहीं होता। आपके लिए ये मुश्किलें पेश आई हैं, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1300 करोड़ के आसपास का काम हुआ है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 5 साल। तो ये बजट मतलब निकला कैसे सर? ये इसमें कुछ मुश्किलें तो पेश नहीं आई आपको? असल में ऐसा है, देखिए कि जिस शख्स की अगर नीयत सही हो जी काम करने की, तो उसमें अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। हदीस पाक का मफहूम है इन्नमल आमालु बिन्नियात। अगर हमारी नियत सही है तो अल्लाह पाक की मदद रहेगी, और मेरी नियत थी कौम और समाज की खिदमत करने की। उसी के साथ पूरे शहर में जितने लोग बसते हैं उन तमाम को हर तरह की मुमकिन सहूलियात मुहैया करने की, और मैंने पूरी मेहनत की। मैं ऐसा कोई हफ्ता नहीं कि मुंबई नहीं जाता हूँ, हफ्ते में 2 दिन वहाँ रुक कर और तमाम मिनिस्टर से मैंने ताल्लुकात बनाए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ऐसा तो अभी तक किसी ने इनकार नहीं किया। मैं पूरी तरह से जो हमारे प्रोजेक्ट है तैयार करके ले जाता हूँ, उसमें किसी भी तरह की क्वेरीज नहीं आती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मेहनत करते हैं और उसका फल हमको मिलता है। अल्लाह का शुक्र है अब तक मैंने 1300 करोड़ के लगभग फंड मेरे शहर के लिए मंजूर करके लिया। सर, थोड़ा सा आपकी ज़ाती ज़िंदगी पे मैं बात करना चाहूँगा।
राजनीति ने आपके ज़ाती ज़िंदगी पर कुछ फ़र्क पैदा किया है? क्योंकि कई सारे लोगों का कहना था कि पहले आप थोड़े से गर्म मिजाज के थे, फिर अभी आप थोड़े से नर्म मिजाज के हो गए हैं। असल में ऐसा है कि राजनीति में मैं आज से नहीं, मुझे तकरीबन 30 साल हो चुके हैं। जी। राजनीति में मैं जिस वक्त मेरी उम्र 19 साढ़े 19 साल थी, उस वक्त से मैं राजनीतिक में हूँ। और बीच में ऐसे हादसात हुए, ऐसे सानियात हुए कि यहाँ शहर में कई मरतबा हिंदू मुस्लिम फसादात हुए। उन सब बातों को लेकर मैं एक मरतबा 2008 का वाक़या आपको बताना चाहूँगा कि पूरा शहर कर्फ्यू लगा हुआ था और शहर सुलग रहा था। उस वक्त एक बहन को हमारी ऐसी ज़रूरत थी कि भाई उसका डिलीवरी का वक्त आ गया था, तो उस बहन को हमने टैक्सी में लेकर घूमा और पूरे शहर का जायज़ा लेने के बाद तो शहर के तमाम हॉस्पिटल्स बंद थे। तो बहन की डिलीवरी गाड़ी में ही हुई। तो उस वक्त मैंने तय किया कि मैं अब मुझे इक़्तिदार में आना चाहिए और मैंने कोशिशें की। और उस वक्त मैंने तय कर लिया था कि अगर मैं इक़्तिदार में आता हूँ तो सबसे पहले मुस्लिम इलाके में एक डिलीवरी वार्ड, एक ज़च्चा खाना बनाऊँगा। तो मैं 2013 में मैं नगर सेवक कहकर चुनकर आया। 14 में मुझे उप महापौर बनाया गया। उस वक्त मैंने अपने मुस्लिम इलाके में एक बेहतरीन डिलीवरी वार्ड शुरू करवाया और उसका फ़ायदा हमारे ज़्यादातर मुस्लिम बहनों को होता है। तो हिम्मत होना चाहिए और कोशिश होना चाहिए, नियत साफ़ होना चाहिए, तो तमाम काम हो जाते हैं। महज एक वाक़ये ने आपको इंस्पायर किया था राजनीति में? बिल्कुल। और उसी वक्त जो हमारे जो बेगुनाह जो बच्चे थे, जिनको इन्हें झूठे केसों में गिरफ्तार किया जा रहा था, उस वक्त मेरे दिल में बात आई कि मुझे इक़्तिदार में आना ज़रूरी है। और अल्लाह का शुक्र है, मैं शुरू से, जैसे अल्लाह पाक ने शुरू से मुझे इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, ताकत सब कुछ दी थी, लेकिन उसके साथ साथ मुझे एक कमी महसूस हो रही थी कि हमको सियासत में जाना चाहिए। और मेरा पहले मुझे ऐसे विरासत में सियासत नहीं मिली। मैं खुद होकर अपनी मेहनत पर अपने सब जितने कार्यकर्ता है, जो मेरे चाहने वाले, उनको साथ में लेकर हम लोग ने सियासत में काम करना शुरू किया। और कुछ लोगों का ऐसा है कि वो सोचते हैं कि भाई राजकारण करेंगे और 80% समाजकारण करेंगे, लेकिन हमने 0% राजकारण किया और 100% समाजकारण किया। और अल्लाह का शुक्र है कि हमको उसके नताइज आज मिल रहे हैं। अभी जब आप इस ओहदे पर पहुंच चुके हैं तो लगता है कि हाँ, जिस मकसद से मैं राजनीति में आया था वो पूरा हुआ है, या फिर आप सही चल रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है कि जब कोई शख्स मुझसे मुलाकात करता है तो वो मुझको दुआओं से नवाजता है और वो ये कहता है कि आमदार साहब, आपने अपना हक पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से अदा किया। उस वक्त मुझे खुशी होती है। और ये सिर्फ मुस्लिम भाई नहीं बल्कि दीगर अपनाए वतन है जिसमें हर कास्ट के लोग हैं, वो भी मुझे कहते हैं कि आमदार होना चाहिए तो फारूक शाह के जैसा होना चाहिए। तो मुझे जो मैंने मेहनतें की, लोगों की खिदमत की, जो मैंने समाज कारण किए, उसका बेहतरीन नतीजा मुझे मिल रहा है और इसलिए मैं मुतमईन हूँ। एक जो बहुत ही आम धारणा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर जो अवाम के दरमियान बसी हुई है, वो ये है कि दो समुदाय के बीच में एक थिन लाइन पैदा करती है। हालांकि जब हम धुले कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों से बात कर रहे थे तो हम लोगों ने कई लोगों के मुंह से सुना कि आपने कई सारी मंदिरें भी तामीर करवाई हैं। तो क्या वो थिन लाइन बाकी है या फिर फारूक शाह साहब उस लाइन को मिटाने की कोशिश में लगे हुए हैं? देखिए, ये जो हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जी, ये किसी तरह की जातिवाद पार्टी नहीं है। मैं पहले आपको ये बात साफ कर देना चाहता हूँ। जो हमारे अपोजिटर्स है वो सिर्फ हम लोगों को बदनाम करते हैं। जी। मैं समझता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई मज़हब नहीं है कि वो सिखाए कि भाई अपना मज़हब छोड़कर दूसरे मज़हब वालों को ख़राब बोले या उनसे झगड़े करे, उनका कत्लेआम करे। ऐसा मैं समझता हूँ कि कोई भी मज़हब नहीं सिखाता। लेकिन हर मज़हब ये कहता है कि हम अपने मज़हब की रखवाली करें, उसको दिल से चाहे, उसके लोगों की हिफाजत करें। तो मजलिस जो है वो सिर्फ अपना हक मांगती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कौमी सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के आप बयानात सुनिए, वो कभी किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं बोलते, लेकिन अगर हमारे मज़हब की हिमायत में बोलना अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह हम एक न एक 1000 बार करेंगे। तो सर, अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में
आपके क्या एम्बिशंस हैं, क्या कुछ आपके जहन में चल रहा है, और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप आने वाले समय में काम करना चाहते हैं, जहाँ रह गया है काम? अभी इसमें ऐसा है कि जो बुनियादी सहूलियात की ज़रूरत थी पहले जी, वो बुनियादी सहूलियात को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 80% मुकम्मल कर लिया हूँ। उसके बाद जो है कि यहाँ के शहर के लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रोज़गार की। तो रोज़गार के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अभी भी हमने इन्हें तकरीबन इन 5 सालों में 4 रोज़गार मेड़ावे का इनेकाद किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कई हज़ारों बेरोज़गारों को रोज़गार हमने मुहैया करके दिया। उसी के साथ साथ हमारे शहर से करीब एक MIDC है। तो MIDC में ऐसा है कि इन्हें जो वहाँ पर बुनियादी सहूलियात नहीं थी, जैसा वहाँ पर एक फायर स्टेशन होना चाहिए था, फायर स्टेशन ना होने की वजह से वहाँ अगर किसी कंपनी में आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए शहर से या तो बाहर से शीरपुर वगैरह से जो फायर फाइटर मंगवाने पड़ते थे और तब तक वो आते आते बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाया करता था। तो वहाँ के लोगों की एक डिमांड थी कि भाई यहाँ MIDC का एक सेपरेट प्राइवेट एक फायर स्टेशन होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए मैंने 32 करोड़ रुपए का फ़ंड मंजूर करके लाया था और अभी उसका काम मैं समझता हूँ कि 90% काम हो चुका है। चंद ही महीनों में इंशाअल्लाह MIDC का प्राइवेट फायर स्टेशन जो है वो कार्यान्वित हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद उनका जो पानी का मसला था, MIDC के जो लोग थे ये उनको वहाँ पर जो भी वो यानी प्रोडक्शन करते, जो प्रोडक्ट करते, उसके लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो वहाँ MIDC का सिर्फ एक डैम है और उसका पानी बहुत कम पड़ता था। तो उसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया कि जो हमारे यहाँ से 24 किलोमीटर पे हरनामाड़ है, हरनामाड़ धरण से लेकर तो MIDC डैम तक की हमने पानी की पाइपलाइन की योजना मंजूर कर ली है। उसका काम भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है और वहाँ MIDC के जितने जो उत्पादक हैं उनको जल्द से जल्द हम लोग पानी पूरी तरह से मुहैया करके देंगे। उसके बाद हमने देखा कि MIDC में जो है कि अभी प्लॉट्स बहुत कम यानी खाली पड़े हैं। मैं समझता हूँ कि 10-5 प्लॉट होंगे जो खाली होंगे। तो MIDC का विस्तार करना चाहिए, वहाँ पर बड़े कारखाने, बड़ी फैक्ट्रीज़ लाना चाहिए कि भाई जिससे शहर के और शहर के आसपास के लोगों को रोज़गार उपलब्ध हो। तो उसके लिए एक रावेर करके है, रावेर की 158 हेक्टेयर ज़मीन को हम लोग अधिग्रहित कर रहे हैं, रिज़र्व कर रहे हैं। उसका भी फाइनल स्टेज पर काम है। इंशाअल्लाह जल्दी वो 158 हेक्टेयर जगह हम लोग अधिग्रहित कर लेंगे और बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने की हमारी पूरी तैयारी है अल्हम्दुलिल्लाह। फारूक शाह साहब का असेंबली इलेक्शंस में सीधा मुकाबला किस पक्ष से या किस व्यक्ति से रहेगा? असल में देखा जाए तो हम किसी को भी हमारा मुकाबिल मानते नहीं, जो कॉम्पिटिटर ही नहीं मानते। कॉम्पिटिटर ही नहीं मानते, क्योंकि मैं एक मुस्लिम समुदाय का नहीं बल्कि हर समुदाय के लोग मुझे चाहते हैं, मुझे मानते हैं और उन्होंने देखा है कि मैंने बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत सभी के काम किया। और मेरा एक मिशन था कि वे धुलिया में जितने समाज के लोग रहते हैं, जितने घटक रहते हैं, वो किसी भी घटक को यानी महरूम नहीं होना चाहिए तरक्याती कामों से। उस पर मैंने काम किया और अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई समाज नहीं, ऐसा कोई घटक नहीं कि जो मेरे कामों से महरूम है। और मैं समझता हूँ कि सभी समाज के लोग, सभी समुदाय के लोग मुझे वोटिंग करेंगे, इसलिए मुझे कोई भी अपना मध्य मुकाबिल नज़र नहीं आता। तो अब तक जहाँ तक मुझे पता है आपकी कैंपेनिंग शायद शुरू हो गई है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे तो कई महीनों से मतलब ये जो हमारे कार्यकर्ता है, हमारे वर्कर्स है, ये लोग मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है उनको पूरी तरह से यानी बेहतरीन फीडबैक मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि मैं तो अक्सर जहाँ अभी जा रहा हूँ वहाँ के लोग बोलते हैं कि आपके आने की ज़रूरत नहीं, आप नहीं भी आए तो हम आपको वोटिंग करने वाले हैं। धुले से हैदराबाद तक की सड़क चुनाव के दौरान कितनी बिजी रहेगी? तो यहाँ पर तो जैसे अभी 2 दिन पहले मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात किया जी, और उनको मैंने कहा कि साहब आप हमारे लिए कितना वक्त दोगे? तो यहाँ ये मेरे कॉरपोरेटर्स हजरात इस बात के गवाह है। असद साहब ने बोला कि तुम जब जब बुलाओगे मैं आपके लिए हाजिर हूँ और आपको जिस तरह की मदद चाहिए, जिस तरह के स्टार प्रचारक चाहिए वो मैं करके दूंगा, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है। लेकिन हम लोग उनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देना चाहते। हमने उनको 5 तारीख को यहाँ मदऊ किया है
उन्होंने वादा किया है कि 5 नवंबर को भी वो आएंगे और उसके बाद लास्ट में यानी 17 नवंबर को भी इंशाल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब आकर यहाँ पर हमारे लिए कैंपेनिंग करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जब मतलब ऐसे किसी बड़े चेहरे से आपकी मुलाकात होती है जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो क्या कुछ डिस्कशन होता है? जैसे जाहिर सी बात है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर के भी कुछ डिस्कस करते होंगे या फिर कुछ और आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? असल में मैं जब जाता हूँ तो असद साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। अच्छा। और वो खुद मुझे मेरे काम गिनवाने लगते हैं और वो बोलते हैं हमेशा कि फारूक भाई तुमने बहुत अच्छे काम किए, तुम हमारे मॉडल एमएलए हो, ऐसा ओवैसी साहब बोलते हैं मुझे जी। मैं उनको बोलता हूँ कि साहब मेरे लिए कोई इंस्ट्रक्शन हो, कोई डायरेक्शंस हो तो आप बताइए। अरे वो मेरी पीठ थपथपा देते, तुमको सिखाने की ज़रूरत नहीं बोलते। बाकी ऐसे पकवान वगैरह खा, अच्छा जाती जिंदगी पे राजनेता चर्चा नहीं करते सर आपस में? जैसे नहीं, बच्चे कैसे हैं आपके, एक हाँ हाँ बिल्कुल होती है। और अक्सर वो जो मेरे जो एक छोटे भाई हाँ। मरहूम हाजी कलीम साहब जी। तो उनको बहुत चाहते थे। कोरोना के दरमियान उनका यानी शहीद हो गए वो, तो उनके ताल्लुक से, उनके बच्चों के ताल्लुक से हमेशा असदुद्दीन ओवैसी साहब पूछते रहते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। जी। चलिए सर, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा मैं। आखिरी में इट्स अप टू यू, जनता मान लीजिए आपको सुन रही है, कोई एक पैगाम अगर आप उन्हें जो भी देना चाहें। मैं सबको यही देना चाहूँगा पैगाम कि जैसे ये जो इलेक्शन होता है ये एक सियासत है, एक राजनीति है, इसको मज़हब के तराजू में तोला ना जाए। और जैसे एक लोक नेता का, एक लोक प्रतिनिधि का एक फ़र्ज़ जो होता है कि वो जितने कॉन्स्टिट्यूशन में जितने तबकात है, जितने समाज के लोग हैं, उनको पूरा इंसाफ उसने देना चाहिए। और ये जो सियासत है इसको सिर्फ सियासत तक महदूद रखा जाए, इसको धर्म के या मज़हब के पलड़े में, धर्म के मज़हब के तराजू में तोला ना जाए। जी। ऐसे जब किसी बड़े चेहरे का मैं कभी भी इंटरव्यू लेता हूँ तो सर यहाँ पे आते आते मैं थोड़ा सा लालची हो जाता हूँ। जो भी आपके चाहने वाले अभी हमारा चैनल देख रहे होंगे, आप एक बार बोल दें सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, तो शायद हमारी भी व्यूअरशिप। आप सबसे गुजारिश है, अभी आप लोग जो चैनल देख रहे हैं उसको आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे फारूक शाह साहब जिन्हें आप सुन रहे थे। मैं अपने दर्शकों से भी उम्मीद रखता हूं कि आपके कई सारे सवालात के जवाबात आपको मिल गए होंगे। कमेंट सेक्शन में आपके क्या विचार हैं नीचे बिल्कुल रखें, वहां पूरी तरह से आज़ादी है, कोई रोक टोक नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। विधानसभा चुनाव के सफ़र में आगे बहुत सारी मंजिलें हैं जो हम लोग साथ में तय करेंगे। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल डेक्कन डाइजेस्ट के साथ।